Hello students, welcome back to my channel. 9th class CBSE subject mathematics chapter 14 exercise 14.4 क्वेश्चन नंबर है इसका 4। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ तक हम कर चुके थे और फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द मोड ऑफ 14, 25, 14, 28, 18, 17। ये आपको कुछ डेटाज दे रखे हैं, इनका मोड आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए मोड के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। जिस भी डेटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, इट मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो आपका क्या होता है, मोड होता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर नॉन एज मोड। जिस भी गिवन डेटा की वैल्यू बार बार आ रही हो या जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, वो क्या होता है, हमारा मोड होता है। क्लियर? अब देखो इसके अंदर आपका जो डिजिट है 14, ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये देखिए, इसमें 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, फिर इसके बाद है आपका 14, 23, 22, 14, 1, 4, 1। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक डिजिट इसके अंदर और है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसके अंदर ये 14 दो बार आ गया। तो ये आपके गिवन डेटा है। अब देखिए भाई, ये जो आपको डेटा यहाँ पे दिए हुए हैं, ये डिजिट्स, इनको यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपके जो भी ये डेटा हैं, इन सभी की अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो 14 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 1, 2, 3 और 4, 14 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। और एक आपका 18 आ रहा है, 1, 2, 3, ये 3 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, आपकी 4 फ्रीक्वेंसी है किसकी, 14 की। 1, 2, 3 और 4। तो आपका मोड क्या होगा, इसमें 14 होगा। ठीक है भाई, चाहे इसकी आप टेबल भी बना सकते हैं कि यहां पर आपका देखिए, यहाँ पे आपको जो भी डिजिट दे रखे हैं उनको लिख देंगे और इधर इनकी फ्रीक्वेंसी। तो आप देखेंगे इसमें 14, इसमें सबसे पहले छोटा नंबर देखो कितना है, 14 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स। फिर इसके बाद देखो आपका है 17 कितनी बार है, 1। फिर इसके बाद देखिए 18 कितनी बार है, 1, 2, 3। 18 के बाद में है इसमें 22 देखिए 1 टाइम्स। 23 देखिए 23 भी है आपका 1 टाइम्स। उसके बाद में है 23 के बाद में कोई भी इसमें डिजिट है, ये रहा 25। 25 कितनी बार है भाई, ये भी 1 बार। और फिर है 28 में कितना है, 1। देखिए अब इन सबको काउंट करना आप, 5 और 3 8, 9, 10, 11, 12 और 12 ही डेटा
डेटा ये थे। तो आप देख रहे हो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से डिजिट की है? 14 की है। कितनी? 4। तो 14 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो यही इसका मोड है। तो यहां पर लिख देंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 इक्वल टू 4। मैक्सिमम frequency of 14 is equal to 4, therefore mod is equal to 14, इसलिए mod क्या होगा आपका? 14 होगा। क्लियर है? अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। Find the mean salary of 60 workers of a factory from the following table. सैलरी दे रखी है रुपीज के अंदर। और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स देखिए भाई 3000, नंबर ऑफ वर्कर्स 16। देखिए 16 ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी सैलरी 3000 है और जिनकी सैलरी 4000 है। उन वर्कर्स की संख्या 12, जिनकी 5000 है उन वर्कर्स की संख्या 10, जिनकी 6000 है उनकी 8, 7000, 6, 8000, 4, 9000, 3, 10,000, 1 और टोटल जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या है 60। सबका ऐड करेंगे तो क्या होगा? 60 होगा। अब देखिए भाई आपसे पूछ रहा है इसके अंदर कि फाइंड द मीन सैलरी। मीन सैलरी मतलब आपको मीन फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है कि जो आपकी सैलरी है इसका एवरेज क्या होगा। इन सभी 60 जो वर्कर्स हैं, इन 60 वर्कर्स की जो आपको सैलरी गिवन है, इन सैलरीज का हमें एवरेज मीन फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको जो ये सैलरीज दी गई हैं और इनके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपके जो गिवन डेटा है xi उसकी वैल्यू है। ये xi की वैल्यू है और ये किसकी है? फ्रीक्वेंसी fi की वैल्यू है। तो इसके लिए जो हमने फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मीन होता है मीन इक्वल टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये आपका fi है फ्रीक्वेंसी और ये क्या है? xi। अगर आपको यहाँ पर ये सैलरी ग्रुप में दे रखी होती तो हम उस ग्रुप से xi फाइंड आउट कर लेते। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको xi दे रखा है। अब इससे देखिए हमें क्या कॉलम चाहिए? fi और xi का। तो fi और xi निकालने का एक कॉलम और बना देते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा fi और xi। तो fi xi को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए भाई तो 3000 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 3 जा 48, 48,000। 12 को 4 से करेंगे तो 48,000। फिर 10 को 5 से करेंगे तो 50,000।
1000, फिर इसके बाद 6 से करेंगे तो 42,000, 4 से करेंगे तो 32,000, 3 से करेंगे तो 27,000 और 1 से करेंगे तो 10,000। ये हमारा FI और XI है। अब इसके बाद में समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए FI और XI के बाद में सिग्मा आ रहा है, सिग्मा का मीनिंग होता है FI और XI का सम कर दीजिए। तो सम करेंगे इसका समेशन FI XI और इसका जब आप सम करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी। इस सबको सम करिए तो सभी के अंदर ये 3 जीरो तो कॉमन है। उसके बाद देखिए 8 और 8 16 के बाद में 8 24 26 28 35 कैरी 3 और 4 7 और 4 11 और 5 16 4 20 24 27 29 और 1 30। तो ये वैल्यू आ गई आपकी समेशन FI और XI। और आपको समेशन FI की वैल्यू ये दे रखी है 60, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम। समेशन FI का मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम। तो ये जो वैल्यू है आपकी किसकी है? FI की वैल्यू। समेशन FI की वैल्यू है आपकी 60। अब ये सभी वैल्यूज हम मीन वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। मीन को किससे लिखते हैं भाई? x बार समेशन FI XI की वैल्यू है 30510 अपॉन 60। अब इसमें जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से इसको करिए डिवाइड। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। आप देखिए 5 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, 2 डिजिट लेंगे तो इधर 0 और 6 8 जा कितने हो जाएंगे? 48। कितने बचेंगे? 2, फिर 0 उतारेंगे 6 3 जा 18, फिर कितने बचेंगे भाई? 2 डेसिमल में हो जाएगा 3। तो ये आपकी x बार आ गया, यानी कि 5083 रुपीज और 33 पैसे अप्रॉक्स। ये जो आपकी आएगी ये मीन सैलरी होगी कि इन सभी 60 वर्कर्स की जो मेन सैलरी है वो कितनी है? 5083 रुपीज एंड 33 पैसे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखिए भाई लास्ट क्वेश्चन है इसमें 6। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन इन विच द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड द मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है इसमें? आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें द मीन इज एन एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब होता है सूटेबल, उपयुक्त
एक सही प्रॉपर जो मीन है वो सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेजरमेंट है कि मेन है जो मीन है आपका वो सेंट्रल टेंडेंसी का एक एप्रोप्रिएट मेजर्स है, मापन है। जबकि सेकंड में यह कह रहा है कि नहीं, मीन नहीं है, मीन इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकंड पार्ट में ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें ये शो होता हो कि मीन नहीं है, मीडियन है, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का एक एप्रोप्रिएट सूटेबल प्रॉपर मेजरमेंट है। तो देखिए इसके लिए हमें दो एग्जाम्पल सेलेक्ट करने हैं, तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिया है कि दो कंडीशंस हैं इसमें कि जब मीन को आपको सूटेबल बताना है, एप्रोप्रिएट मेजरमेंट बताना है और मीडियन को नहीं। तो इसके लिए आपने देखा है कि जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं तो मीन के अंदर कोई भी डेटा लें और उन डेटाज का जब एवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी डेटाज का सम करके और टोटल नंबर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो हमारा क्या निकल आता है भाई, मीन या एवरेज। तो वो जो नंबर होते हैं वो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, सभी नंबर एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो आपका जो एवरेज है वो एक प्रॉपर एवरेज आ जाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब आपकी सभी डेटा एक दूसरे के क्या हो, क्लोज हो, नज़दीक हो, तो उनका जब आप एवरेज निकालोगे तो वो एकदम प्रॉपर आएगा, सही आएगा। लेकिन कुछ ऐसे डेटाज होते हैं जिनके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस अदर ऑब्जर्वेशन से बहुत फार होती हैं, मतलब दूर होती हैं, उनके अंदर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है। तो उस स्थिति के अंदर अगर आप मीन निकालते हैं तो वो मीन आपका एप्रोप्रिएट नहीं आता है, प्रॉपर नहीं आता है, सही नहीं आता है। उस स्थिति के अंदर मीडियन आपका सही आएगा। उस स्थिति में क्या आएगा, मीडियन सही आएगा। तो इन दोनों कंडीशन से रिलेटेड हमें ये दो एग्जाम्पल देने थे। देखिए मैंने वही बात को यहाँ पर लिख दिया है कि when any data has a few observations such that these are very far from the other observation, it is better to calculate the median than the mean of the data as median gives। यानी कि ये कह रहा है इसके अंदर जब आपके कुछ डेटा यानी कि सम ऑब्जर्वेशन अदर ऑब्जर्वेशन से कुछ ज्यादा दूर हो तो उस स्थिति के अंदर मीडियन ज्यादा बेटर होता है कंपैरिजन टू मीन के। और जब आपके डेटाज अदर डेटाज के एकदम क्लोज होते हैं, नजदीक होते हैं, तो उस स्थिति के अंदर आपका जो मीन है वो कैलकुलेट करना ज़्यादा बेटर होता है कंपैरिजन टू मीडियन। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये बताना है इसके अंदर कि द मीन इज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि जो मीन है वही आपका प्रॉपर सही है। तो इसके लिए मैंने ये कुछ डेटा दिए 154, 162, 170, 158, 163 आर हाइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, यानी कि इनकी हाइट्स दे रखी है, सभी सेंटीमीटर्स में है। ये सभी किसमें भाई, सेंटीमीटर। तो ये किसी भी परिवार के जो सदस्य हैं उनकी हाइट्स है 154, 162, 170, 158 सेंटीमीटर, 163। तो आप देख रहे हो कि ये सभी जो भी वैल्यूज हैं एक दूसरे के बहुत नजदीक क्लोज है। तो इस स्थिति के अंदर अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, तो वो आपका प्रॉपर आएगा, एप्रोप्रिएट आएगा। तो देखिए इसमें यही बात लिखी है मैंने, in this given data are close to each other, in these given data are close to each other, ये एक दूसरे के क्या है, क्लोज है।
बहुत ही नजदीक नजदीक हैं। सो मीन विल बी एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें जो मीन ही है जो सेंट्रल टेंडेंसी का एक एप्रोप्रिएट मेजरमेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड देखिए, 48, 59, 46, 52, 54, 97, 99 आर द मार्क्स इन अ टेस्ट। इसमें ये आपके किसी भी टेस्ट के जो मार्क्स हैं कुछ बच्चों के, कितने बच्चे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के ये मार्क्स आए हैं। इन दिस केस सम ऑब्जर्वेशन व्हिच आर वेरी फार, कुछ इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है बहुत दूर है फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन टू अदर ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पर 48, 59, 46, 52, 54 ये तो नजदीक नजदीक है, बट ये 97 और 99 ये दो ऑब्जर्वेशन इनसे काफी दूर हो गए, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गई। तो इस स्थिति के अंदर अगर आप मीन फाइंड आउट करोगे तो वो एप्रोप्रिएट नहीं आएगा, वो मतलब प्रॉपर नहीं होगा। उस स्थिति के अंदर अगर हम मीडियन निकालेंगे तो वो आपका एप्रोप्रिएट होगा, प्रॉपर होगा। तो उसी सिचुएशन को लिखा है मैंने, आर द मार्क्स इन टेस्ट इन दिस केस सम ऑब्जर्वेशन व्हिच आर वेरी फार from other observations, so median will be appropriate measure of central tendency comparison to mean, comparison to mean, mean की तुलना में जो मीडियन है वो ही आपका एप्रोप्रिएट होगा। क्लियर दिस पॉइंट? तो ये आपको जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें ये दो ही केस थे, फर्स्ट और सेकंड। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है इसके अंदर आपको ये शो करना है कि जो मीन है वो सेंट्रल टेंडेंसी का एप्रोप्रिएट मेजरमेंट है। तो उसके लिए मैंने ये डेटा दे दिए जो कि एक दूसरे के बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो इनका जब आप मीन निकालोगे तो वो प्रॉपर सही आएगा। और यहाँ पर सेकंड के अंदर सेकंड पार्ट में जो मैंने डेटा दिए हैं इनमें कुछ डेटाज तो नजदीक नजदीक मतलब इनके कम डिफरेंस दिया है, और दो जो डेटाज है 97 और 99 ये मैंने कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस पे दे दिए। तो इससे ये शो हो जाएगा कि जब इनका आप एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज प्रॉपर नहीं होगा, बट इसका जब मीडियन निकालेंगे तो मीडियन है जो एकदम राइट होगा, एप्रोप्रिएट होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है आपकी 14.4 कंप्लीट हुई, और इसी के साथ आपका चैप्टर 14 ये भी कंप्लीट हो गया। क्लियर? सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।